हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। एलआईसी एचएफएल एग्जाम 2026 आने वाला है। उसके लिए एक वीडियो है जिसमें हाउसिंग फाइनेंस अवेयरनेस का एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है। जो भी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी तो बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों को करनी ही करनी है, जिसमें आरबीआई, एनपीए, सरफासी, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ाया है। बट एक ये वीडियो क्योंकि सिलेबस में स्पेशली मेंशन है कि एलआईसी एचएफएल के लिए हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस के लिए हम लोग जब बात करते हैं तो मतलब हमारा काम सारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से होता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे एल आई सी एच एफ एल अपने आप में एक कंपनी है। इन कंपनीज का क्या काम होता है, ये स्पेसिफिकली जो लोन देते हैं वो हाउसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए देते हैं। अब हाउसिंग रिलेटेड क्या एक्टिविटीज होती है? आप कोई घर खरीद सकते हो, आप घर बना सकते हो, आप एग्जिस्टिंग घर को रेनोवेट रिपेयर करा सकते हो, आप होम एक्सटेंशन करा सकते हो, प्लॉट खरीद सकते हो, या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं आप उनके लिए काम कर सकते हो। फिर चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, सॉरी, फिर चाहे वो रेसिडेंशियल आपके थ्रू हो या रियल एस्टेट बिल्डर के थ्रू हो। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या करेंगी, आपको इन चीजों के लिए लोन देंगी। इसके अलावा किसी और चीज के लिए लोन नहीं मिलता। आपको पर्सनल लोन लेना है, नहीं मिलेगा। आपको गाड़ी के लिए लोन लेना है, नहीं मिलेगा। आप एमएसएमई हो, आपको बिजनेस के लिए लोन लेना है, नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए लोन मिलता है, घर के बनाने के लिए लोन मिलता है, रेनोवेट रिपेयर करने के लिए लोन मिलता है, परचेज के लिए लोन मिलता है। इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस इकोसिस्टम में हम लोग जब बात करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जब लोन मिलता है तो आपकी होम ओनरशिप मिलती है। ये डायरेक्टली लोन देते हैं। इनके ऊपर एक कंपनी होती है एनएचबी, जिसे हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं, वो इनको रिफाइनेंस करता है। अब एचएफसी जो होती है हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये स्पेसिफिकली एक तरह की एनबीएफसी होती है। बट स्पेशल फोकस इनका हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज पर होता है। ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है। जब एल आई सी एच एफ एल का इंटरव्यू होगा, वो आपसे हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी बात करेंगे, तो वहां पर भी ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूरी है। पहले हम लोग जब बात करते तब हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ एनएचबी के थ्रू रेगुलेट होता था। बट 2019 में क्या हुआ? 2019 के बजट में मैडम सीतारमन ने बोला कि जो हाउसिंग फाइनेंस है उसका रेगुलेशन अब आरबीआई के पास चला जाएगा। तो हाउसिंग फाइनेंस का रेगुलेशन आरबीआई के पास चला गया, ताकि आरबीआई के पास इटसेल्फ एक यूनिफाइड रेगुलेशन रहे, बैंकों का भी, एनबीएफसी का भी, एचएफसीज का भी, और ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का भी। नाउ, जो हमारा हाउसिंग फाइनेंस है ये गवर्नमेंट स्कीम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रही है, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्बन डेवलपमेंट, इन सब में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का भी बराबर का रोल रहा है, जैसे बैंकों का रोल रहता है। इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे ये स्पेशलाइज्ड लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये हम लोगों ने समझा कि ये बैंक्स की तरह सारे लोन नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंस करते हैं। जो कोर बिजनेस है इनका, वो रिटेल हाउसिंग फाइनेंस का होता है, या फिर जो लोग घर गिरवी लग के लोन लेते हैं उस पर होता है। दे possess specialized expertise in property valuation, home loan assessment, housing risk management and mortgage financing operation। दूसरा, इनका जो नेचर होता है लैंडिंग का, वो लॉन्ग टर्म होता है। 10 साल से 30 साल के टेन्योर में आमतौर पे लोग लैंड करते हैं। बैंकों से तो आपको 2 साल, 5 साल, 1 साल, 8 साल, हर मल्टीपल टेन्योर का लोन मिल जाएगा। एचएफसी की बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग का लोन दे रहे हैं, तो ये टेन्योर इनका यूजुअली 10 साल से लेकर 30 साल तक होता है। हाउएवर कंपनी टू कंपनी चीजें वेरी कर सकती हैं, बट एक जो स्टैंडर्डाइज टेन्योर है वो 10 से 30 साल का है। जब टेन्योर आपका इतना ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपका ईएमआई का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाता है। जितना ज्यादा टेन्योर का लोन लेते हैं, ओवरऑल इंटरेस्ट हमें ज्यादा देना पड़ता है, बट ईएमआई का जो अमाउंट होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो इसके थ्रू लोगों को प्रॉपर्टीज परचेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लगता है। सिक्योर्ड लैंडिंग होती है, ये अनसिक्योर्ड लोन नहीं देते, क्योंकि जो भी लोन दिया जाएगा वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया जाएगा। रिटेल कस्टमर्स को ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, मिडिल इनकम हाउस होल्ड है। और ज्यादातर एचएफसी अब क्या कर रही हैं, अब रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर की तरफ भी जा रही है, जिन्हें फॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। हाउसिंग सेंट्रिक ऑपरेशंस होते हैं इनके, ज्यादातर जो इनके एसेट्स हैं या फिर लैंडिंग ऑपरेशंस है वो डायरेक्टली हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज के ही होते हैं। आरबीआई ने रेगुलेशंस में क्या बोला है कि एचएफसी को सब्सटेंशियल एक्सपोजर रखना होगा टुवर्ड्स हाउसिंग रिलेटेड लोन्स एंड मॉर्गेज फाइनेंस। एक्सपोजर से मतलब है और एसेट से मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इनके काफी कम होंगे, कहीं और ये पैसा लगा नहीं सकते। या तो पैसा अपना हाउसिंग लोन्स में होंगे। इनके एसेट्स क्या होंगे? एक तो इनका एसेट्स हुआ कि इनकी बिल्डिंग और फर्नीचर हो गए, वो तो मैटर नहीं करते इसमें, है ना, उसको हम वैसे एसेट पोर्टफोलियो में काउंटर नहीं करते हैं। इनका एसेट पोर्टफोलियो क्या होगा? जो इनका इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर जो इनका
हाउसिंग रिलेटेड लोन्स होगा। तो इनके मेजर एसेट जो होंगे वो हाउसिंग रिलेटेड लोन्स के होंगे रेदर देन इन्वेस्टमेंट्स। फंक्शंस इनके क्या है? होम परचेज के लिए लोन देते हैं, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देते हैं। बाकी तो सिंपल सी थ्योरी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, आप उसमें रीड कर सकते हैं, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर कुछ। ठीक है, इनका जो लोन जाता है वो होम परचेज के लिए लोन जाता है, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन जाता है, होम इम्प्रूवमेंट के लिए लोन जाता है जिसके अंदर लोग घर का रेनोवेशन कराते हैं, होम एक्सटेंशन के लिए लोन कराते हैं, इसके अंदर एक्सपेंशन कराते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज का। आपका 2 मंजिल बना हुआ है, आपको 2 मंजिल और बनानी है, इस तरह का आपके पास खाली जगह है घर में, आप वहां गैराज बना रहे हो, ये होम एक्सटेंशन कहलाता है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रमोशन होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में या क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में, यहाँ पर फाइनेंसिंग करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। अब जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, वो वाला लोन आप बिजनेस एक्सपेंशन या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, वो डिपेंड है, बट बात वो है कि उसमें आप अपना घर मॉर्टगेज कर रहे हो या फिर घर गिरवी रख रहे हो। रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करता है। ये जो चीजें हैं ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की है कि कैसे करता है। जो ये थ्योरी लिखी हुई है ये आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, थ्योरी में कुछ क्रिटिकल नहीं है, जो नहीं समझ आता स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को ग्रुप में डाल दीजिए, मैं समझा दूंगा। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, HDFC है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है और कैनफिन होम्स है। जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में, 1989 में बनी थी और इसका प्रमोटर है LIC। रिटेल हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है। HDFC की बात करें तो मुंबई बेस्ड 1997 में बनी थी, हाउसिंग डेवलप और फाइनेंस इसका काम था, हाउसिंग और मॉर्गेज फाइनेंस करता था। फिर अर्ली 2000s में ये HDFC लिमिटेड HDFC बैंक में मर्ज हो गया। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो PNB हाउसिंग फाइनेंस 1988 में बनी थी, न्यू दिल्ली बेस्ड थी, इसका प्रमोटर PNB है, ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग रिटेल फाइनेंस में जाती है। कैनफिन होम्स की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में 1987 में बनी थी और कैनरा बैंक इसका प्राइमरी प्रमोटर है। ठीक है, HFC का रोल क्या है इंडिया के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में? सबसे पहली चीज तो यही है कि होम ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं। होम ओनरशिप जब प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंशियल हाउसिंग मिलती है थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट करते हैं सिग्निफिकेंटली टू गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स, ताकि लोगों के पास घर पहुंचे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे है? सबसे पहले तो आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, आपको अपने यहाँ स्टाफ चाहिए। आप जब घर बनाने के लिए लोगों को लोन दे रहे हो, लोग घर बना पा रहे हैं, तो घर बनाने में जितना भी लेबर इन्वॉल्व होता है, जितना भी सप्लाई चेन है पूरा, मटेरियल से लेकर, उस सब के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहे हो। जब हाउसिंग सेक्टर हमारा बढ़ेगा, रूरल इंफ्रा तो अर्बन और रूरल इंफ्रा भी उससे डेवलप होगा, लोगों के पास पक्के घर बनेंगे। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, लो इनकम और अंडर सर्व सेगमेंट्स को आप फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस देते हो। ये आपका HFCs का रोल हो गया। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल हाउसिंग बैंक की। नेशनल हाउसिंग बैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिटन एग्जाम के लिए, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक अपने आप में एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस के लिए। NHB बनाया क्यों था? इनिशियली जब बनाया था तो प्रमोट और रेगुलेट करता था हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को, और एक प्रिंसिपल एजेंसी है जिसका काम है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, हाउसिंग क्रेडिट को एक्सपेंड करना, अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग मार्केट डेवलप करना। NHB हाउसिंग फाइनेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और जो गवर्नमेंट का विजन है, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट, इन सारे विजन्स को सपोर्ट करता है। NHB की बात करें तो NHB एक्ट 1987 के अंदर यह बना था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NHB एक्ट 1987 है और फॉर्मली स्टैब्लिश हुआ था 9 जुलाई 1988 को, और इट इज प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउएवर अब इसके सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। हेडक्वार्टर NHB का न्यू दिल्ली में है। इनिशियली NHB वाज होली ओन्ड बाय RBI, बट 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI की एंटायर शेयर होल्डिंग NHB वाली ले ली है। हाउसिंग अच्छा, हमें NHB बनाने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हाउसिंग शॉर्टेजेस हो रही थी। इंडिया के पास सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज हुई थी, पर्टिकुलरली अमंग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप एंड रूरल पॉपुलेशन। तो एक इंस्टीट्यूशनल हाउसिंग फाइनेंस पेनिट्रेशन की एक्चुअली में नीड हो रही थी, जिसकी वजह से हमने NHB बनाया। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज हाउसिंग फाइनेंस थी। हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी जो थी इंडिया की, वो फ्रेगमेंटेड थी, अंडर डेवलप्ड थी NHB के एस्टेब्लिशमेंट से पहले। दूसरा, लॉन्ग टर्म हाउसिंग क्रेडिट फैसिलिटीज वो कॉमनली लोगों को आसानी से नहीं मिल पाती थी। कोई कोऑर्डिनेटेड हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से ग्रोथ भी लिमिट हो रही थी।
नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन। इस सब को देखते हुए एक स्पेशलाइज्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन की नीड पड़ी, जिसका काम था टू रेगुलेट एंड डेवलप द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की नीड थी जो कि हाउसिंग क्रेडिट को प्रमोट करेगा, हाउसिंग क्रेडिट एक्सपेंशन को और रीफाइनेंसिंग सपोर्ट को। रीफाइनेंसिंग कैसे होता है, ये मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में बताया है। मान लो बैंक के पास लोन है, आप बैंक से लोन लेने के लिए गए, बैंक ने आपको 10% पर लोन दिया। ठीक है, नॉर्मली बैंक हाउसिंग फाइनेंस का 10% पर दे रहा है, से फॉर एग्जांपल। अगर रीफाइनेंस मिल रहा है तो बैंक क्या करेगा, अच्छा ये जो 10% का लोन था, इसके लिए बैंक को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अपने एफडीज पे, वो करीब करीब 7% देना पड़ रहा है। तो बैंक के पास खाली 3% का मार्जिन हुआ। अब बैंक ने क्या करा, बैंक ने आपको लोन दे दिया 8% पर, और उसको एनएचबी से रीफाइनेंस करा लेगी। जितना आपको लोन दिया उतना ही एनएचबी से पैसा ले लिया कि देखो हम हाउसिंग सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। एनएचबी ने बैंक को लोन दे दिया मान लो 2.5% पर या 3% पर, बैंक ने आपको दिया 8% पर। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी बैंक की, वो जो एफडी की 6 और 7% थी, उससे कम होकर अब 2.5 और 3% रह गई। और कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, जो बैंक पहले 10% पे दे रहा था, बैंक ने वो भी कम कर दिया, बैंक वो 8% पर दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक को एक बफर मिल गया। पहले जहां बैंक को 3% का बेनिफिट मिल रहा था, अब बैंक को 5% का बेनिफिट मिल गया। तो बैंक के लिए इनकम स्प्रेड बढ़ गया ना। पहले बैंक को उसी 3% में अपना खर्चा चला के इनकम निकालनी थी, अब बैंक के पास वो वैल्यू 5% हो गई। तो इस तरह से रीफाइनेंसिंग हेल्प करती है बैंकों को। प्रमोशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रमोशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग क्रेडिट, प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में सब्सिडीज भी देते हैं ये कई बार। डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस मार्केट, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं मॉर्गेज डेवलपमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए। रेगुलेशन एंड सुपरविजन, इनिशियली इन्हीं के पास था रेगुलेशन और सुपरविजन, तो अब इनके पास से रेगुलेटरी कंट्रोल हट गया है 2019 के बाद। 2019 तक जो रेगुलेशन था वो एनएचबी के पास था। एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट हाउसिंग पॉलिसीज। एनएचबी के फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहला तो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट है, ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं, मार्केट डेवलपमेंट करते हैं। इंस्टीट्यूशन डेवलप के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। एनएचबी एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज। मार्केट डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए इंफ्रा और मॉर्गेज फाइनेंसिंग सिस्टम बनाते हैं। मॉडर्नाइजेशन, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ होती है। रिफाइनेंस करते हैं, रिफाइनेंस मैंने भी आप लोगों को समझाया था रिफाइनेंस कैसा होता है, कौन से इंस्टीट्यूशन रिफाइनेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। बैंक्स को रिफाइनेंस मिलता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस सपोर्ट मिलता है, रीजनल रूरल बैंक्स को रिफाइनेंस सपोर्ट मिलता है। बैंक से यहाँ पे हमारा मतलब कॉमर्शियल बैंक्स भी हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो भी हैं। बट क्या पेमेंट बैंक्स को रिफाइनेंस सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा पेमेंट बैंक्स को। क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक्स लोन नहीं दे सकते। जब लोन नहीं देंगे तो रिफाइनेंस का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके लिए। रिफाइनेंस का पर्पस क्या है? लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होती है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं और लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जो मान लो पहले बैंक के पास एफडीज का पैसा था, बैंक उसे हाउसिंग फाइनेंस में दे रहा था, अब बैंक उस एफडी के पैसे को कहीं और ट्रांसफर कर देगा और हाउसिंग फाइनेंस को रिफाइनेंस करा लेगा। मतलब लोन देने के लिए एनएचबी से पैसा मिल गया सस्ते रेट्स में। रिफाइनेंस से जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन पे फंडिंग प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शन, तो ये तो हमने पढ़ा ही था कि प्राइमरी रेगुलेटर और सुपरवाइजर था एचएफसीज का। बट 2019 में जो रेगुलेशन हो गया वो आरबीआई के पास चला गया और आरबीआई एनबीएफसी और एचएफसीज का यूनिफाइड रेगुलेटर बन गया। अब करंट रोल क्या रह गया इसका? डेवलपमेंट और रीफाइनेंस रिलेटेड फंक्शन है एनएचबी के पास में, हाउसिंग सेक्टर की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, और एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस प्रमोशन के लिए, विच इंक्लूड सुपरविजन ऑल्सो। रिसर्च एंड पॉलिसी फंक्शन है, जैसे हाउसिंग सेक्टर के लिए रिसर्च करता है, पॉलिसी सपोर्ट देता है, डेटा कलेक्शन करता है, मार्केट में हाउसिंग सेक्टर में किस एरिया में, किस सिटी में किस तरह की डिमांड है, वो सारा जो भी रिसर्च है, पॉलिसी सपोर्ट है, ये सारा डेटा मार्केट से कलेक्ट करता है। फिर एक टर्म आती है एनएचबी रेसिडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जानी चाहिए। एनएचबी रेसिडेक्स क्या है? इंडिया का ऑफिशियल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है। तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं अक्रॉस द सिटीज, उसको मेजर करता है एनएचबी रेसिडेक्स। तो एक स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द हाउसिंग मार्केट ट्रेंड्स। ये जो इंडेक्स है इसके थ्रू पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर, बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अपने फर्दर
पोर्टफोलियोज को देख सकते हैं कि कितना कहाँ लोन करना है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, मतलब उन्हें एक तरह से मार्केट इनसाइट्स मिल जाती है। और एनएचबी रेसिडेक्स से होता क्या है, ट्रांसपेरेंसी और एनालिसिस आएगी, सॉरी ट्रांसपेरेंसी आएगी हाउसिंग मार्केट ऑपरेशंस में, और उसकी एनालिसिस की जा सकती है। नेशनल हाउसिंग बैंक ने पहले एनएचबी रेसिडेक्स का बेस ईयर 2012-13 था, रिसेंटली बेस ईयर को चेंज करके 2017-18 कर दिया। तो एनएचबी रेसिडेक्स का जो कि है हमारा रेसिडेंशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर क्या है, 2017-18। ठीक है। और करंट वैल्यू क्या है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स की, रेसिडेक्स की करंट वैल्यू है 124। 124 इज द करंट वैल्यू और द कंपोजिट वैल्यू ऑफ एनएचबी रेसिडेक्स। फिर ये सिक्योरिटाइजेशन का भी प्रमोट करता है। सिक्योरिटाइजेशन से मतलब है जो हाउसिंग लोन रिसीवेबल्स हैं उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना। इट इनेबल्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स इनटू ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ एनएचबी के हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एनएचबी की फुल फॉर्म नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में बना था। 1987 का एक्ट था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, प्रमोटेड बाय आरबीआई बट प्रेजेंट ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस का, मेन फंक्शन है रीफाइनेंस और हाउसिंग सेक्टर डेवलपमेंट। अर्लियर रेगुलेटर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का था, प्रेजेंट रेगुलेटर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का कौन है, आरबीआई। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट की कुछ अलग अलग स्कीम्स है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड या हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम्स। जैसे सबसे पहली है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक फ्लैगशिप स्कीम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसमें हाउसिंग फॉर ऑल का विजन आया था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी टू टू प्रोवाइड अफोर्डेबल पक्का हाउस टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज। स्कीम के अंदर दो कंपोनेंट थे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के थ्रू डेवलप की जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा रहा था। जो स्कीम है मेनली ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी ग्रुप्स को टारगेट कर रही थी। एलआईजी होता है लो इनकम ग्रुप, एमआईजी होता है मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करा था बाय एनकरेजिंग ओनरशिप और को ओनरशिप ऑफ हाउसेस इन द नेम ऑफ फीमेल फैमिली मेंबर्स। जो इसके अंदर घर हुए थे, जो घर बनाए गए थे, दे वर प्रोवाइडेड विद बेसिक एमिनिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड किचन फैसिलिटीज। फर्दर इसमें इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एंड बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती थी कि आप स्लम रीडेवलपमेंट कर रहे हो, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी दे रहे हो, पार्टनरशिप में भी अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे हो। एंड दिस सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ अर्बन स्लम्स एंड रूरल हाउसिंग शॉर्टेजेस इन इंडिया। तो एम क्या हुआ, जो अर्बन स्लम्स हैं, जो शहरों में इलीगल झुग्गी झोपड़ी बने हुए हैं, उनकी जगह आपको प्रॉपर पक्का घर मिलना था, सेम इन रूरल एरियाज। So PMMI plays a major role in boosting affordable housing finance and overall housing sector growth in the country. इसे पीछे से बैकवर्ड सपोर्ट कौन करता है, एनएचबी सपोर्ट करता है, और जो हमारी एचएफसीज हैं वो सपोर्ट करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसकी अगर बात करें तो आवास योजना अर्बन, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझा था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, क्योंकि आवास योजना का जो अर्बन कंपोनेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के थ्रू इंप्लीमेंट कराया जा रहा था, और साल 2015 में लॉन्च हुआ था। इनका काम क्या था, जो अर्बन एरियाज है इंडिया के, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशंस देना, और मेनली अर्बन पुअर, स्लम ड्वेलर्स और लो इनकम हाउस होल्ड्स को कैटर करना। स्कीम के अंदर बेनिफिशियरीज को चार तरह से क्लासिफाई किया गया है, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1 और एमआईजी 2। चार तरह से क्लासिफाई किया गया, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1 और एमआईजी 2। और जो हमारे पास सब्सिडी बेनिफिट दिए जा रहे थे वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के थ्रू दिए जा रहे थे। फर्दर इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स को भी लेकर आया गया, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, तो कंस्ट्रक्शन का काम उनका हो गया, उन्हें फर्दर बेनिफिट्स दिए गए। एंड वहां पे आप जब घर खरीदने गए तो आपको हाउसिंग लोन में सब्सिडी दी गई, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में। जो हमारे अर्बन माइग्रेंट्स और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स थे उनके लिए रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, पीजीज, ये सब डेवलप किए गए। फर्दर फिर इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया, पीरियड 2014 से लेकर 2019 तक का, सो दैट 1 करोड़ अर्बन फैमिलीज को अफोर्डेबल हाउसिंग असिस्टेंस के साथ में सपोर्ट किया जा सके। ये टेन्योर याद रखिए और टारगेट याद रखिए। टेन्योर क्या है, 2024 से 29, और टारगेट क्या है, 1 करोड़ अर्बन फैमिलीज। प्रधानमंत्री अर्बन योजना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स प्लान अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल हाउसिंग एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आपसे रिटन में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है रूरल कंपोनेंट था प्रधानमंत्री आवास योजना का, और इसे इंप्लीमेंट किसके थ्रू कराया जा रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको साल 2016 में लॉन्च किया गया था, रिप्लेसिंग जो इससे पहले इंदिरा आवास योजना चल रही थी उसको रिप्लेस करके हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लेकर आए, जिसको इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। इसका एम क्या था? जो हमारी होमलेस और पुअर रूरल फैमिलीज थी उनको पक्के घर देना। बेनिफिशियरीज कौन थे इनके? इनके जो भी बेनिफिशियरीज थे उसे एसईसीसी, जो कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था ईयर 2011 का, उसके बेसिस पे इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी प्लेन एरियाज में भी, हिली एरियाज में भी। हाउस जो इनके लिए घर बनाए गए थे उसमें बेसिक एम्यूनिटीज जैसे टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर, इस चीज पर ध्यान दिया गया था। और स्कीम जो थी जियो टैगिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करती थी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको बाकी वेलफेयर स्कीम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया था ताकि होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। द क्यूमुलेटिव टारगेट जो है इसका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 2029 तक के लिए इसे बढ़ा के, एक मिनट इसको रब कर देते हैं, हाँ, 2029 तक के लिए इसे बढ़ा के 4.95 करोड़ रूरल हाउसेस कर दिया है। तो वहां पर 1 करोड़ हाउस करे हैं 2024 से 29 तक के लिए, और आवास योजना ग्रामीण के अंदर क्यूमुलेटिव टारगेट कर दिया गया है 4.95 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स का ईयर 2029 तक। ठीक है। अगली स्कीम आती है हमारी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है हाउसिंग लोन्स पे टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक होम लोन्स अफोर्डेबल फॉर इकोनॉमिकली वीकर एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। सीएलएसएस के अंदर क्या है? जो सब्सिडी अमाउंट है वो अपफ्रंट क्रेडिट कर दिया जाएगा बोरोइंग के हाउसिंग लोन अकाउंट के अंदर। मान लीजिए आपने 20 लाख का हाउसिंग लोन लिया और आपको 10% सब्सिडी दी जा रही है, तो आपका हाउसिंग लोन दिया, आपका हाउसिंग लोन बिल्डर के पास चला गया, घर आपको हो गया, और तभी आपके हाउसिंग लोन में 2 लाख का क्रेडिट आ जाएगा। तो अब आपका जो इफेक्टिव हाउसिंग लोन बचा वो 18%, सॉरी वो 18 लाख रह गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। सब्सिडी बेनिफिट इससे क्या होगा? जो आपका प्रिंसिपल है वो भी कम हो जाएगा और जो आपका ईएमआई का बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज थे वो वही 4 कैटेगरीज के थे, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी 1 और एमआईजी 2। जो बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है दे वर द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस अंडर सीएलएसएस। एनबीएफसी में स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात की गई और बैंक्स के लिए बात की गई। स्कीम ने फर्दर हाउसिंग फाइनेंस पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ाया। सीएलएसएस से जो अफोर्डेबिलिटी थी हाउसिंग लोन्स की, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, वो काफी ज्यादा बेटर हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम आगे भी कंटिन्यू हो रही है ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर क्या है? ये एक फ्लैगशिप अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2015 में लॉन्च किया था। स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप सस्टेनेबल, सिटीजन फ्रेंडली एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्बन सेंटर्स। स्मार्ट सिटी मिशन फर्दर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करेगा विद इन द सिटीज। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन। ये जो स्कीम है इट फर्दर एनकरेजेस सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाएगी, इंप्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। इसमें आईसीसीसीज बनेंगे जो कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर्स है, जो कि स्मार्ट सिटी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। अमृत मिशन है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। मिशन को 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था और इंप्लीमेंट करने का काम था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, ताकि जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीज में, उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसमें प्राइमरी काम इसमें यूनिवर्सल वाटर सप्लाई कवरेज का था, बट उसके अलावा इसमें इंप्रूवमेंट ऑफ सीवरेज सिस्टम की बात की गई, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने की बात की गई। इसका नेक्स्ट वर्जन आया था अर्बन मिशन, ये अमृत 2.0, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें वाटर सिक्योरिटी और रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज का काम हुआ। मिशन ने काम क्या करा? सस्टेनेबल और प्लान्ड अर्बन ग्रोथ के लिए और क्रिएटिंग लिविंग इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सिटीज। हमें पढ़ना क्यों पड़ा ये दोनों मिशंस लास्ट के? क्योंकि दोनों हमारे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे और उनके प्राइमरी मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत मिशन। तो इस वीडियो में इतना ही है। दिस इज ऑल अबाउट योर हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। इसके अलावा जो बैंकिंग अवेयरनेस हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, विच इंक्लूड्स आपका बेसिक बैंकिंग, आरबीआई, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नाबार्ड, आरआरबी, ये सारा 16 वीडियोस की वो प्लेलिस्ट आपको करनी जरूरी है। उसके अलावा ये आपके लिए एक 17th वीडियो है।
That's all. Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.